हाय स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मैथ में क्रम से शुरू से अंत तक सभी सवाल इंपॉर्टेंट बताएंगे हर चैप्टर से क्रम वाइज। ठीक, चलिए पहले चैप्टर का पहला सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72 और 120 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों विधि से ये मासा और लासा गुणनखंड विधि द्वारा हम ज्ञात करेंगे। तो पहले इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 6 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो गया। और 72 का लिखेंगे कितना, 72 का गुणनखंड कीजिए, 9 और 72 होता है ना, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 तियां 72 हो गया। अब इसी प्रकार से 120 का कर लीजिए। 120 का कितना होगा, देखिए 12 गुणे 10, 12 का हो जाएगा 2 दूना 4 तियां 12। अब देखिए 10 है तो इसमें आएगा 2 और 5, तो यहां से ये वाला 3 जो लिखे थे यहां लिख दे रहे हैं 5। ठीक, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पच्चे 8, 8 तियां 24 और 24 पच्चे 120 हो जाएगा। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर लिया। ऐसे नहीं आ रहा है आपको तो ऐसे कर लो, 2 से काटो 6 0, फिर 2 से काटो 30, फिर 2 से 15, 3 से 5, ये आ गया 3 बार 2 और फिर 3 5। ठीक, ये हो गया। इस प्रकार से गुणनखंड करने के बाद अब देखिए मासा पहले निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, मासा। तो इसका मासा जो होगा, सब में जो गुणनखंड है उसी को ले लीजिए, मासा हो जाएगा। तो सब में क्या है 2 और दूसरा 3, देखिए सब में है वो भी लिख लीजिए। ठीक, बस इतने हैं सब में, तो 3 दूना 6 आ गया इसका मासा। ठीक, इसी प्रकार से अब निकालेंगे लासा, यानी लघुत्तम समापवर्तक। कैसे मिलेगा, जो दोनों में है यानी जो सब में है उसको लिख लीजिए, यानी 2 और 3, ये तो हो ही गया, इसका काम खत्म हो गया। यहां से देखिए 1 2 2 हमने 3 ले लिया, 2 3 ये ले लिया, इतना हो गया। अब इन दोनों में देखिए जो कॉमन है उसको लीजिए, यहां से 2 उसको लिख लीजिए, इन दोनों में से 1 2 लिख लीजिए। ठीक, अब क्या बचा हुआ है, यहां 3 ये अकेले बचा हुआ, इसको भी लिख लीजिए, जो भी बचा रहेगा उसको नोट उतार लो, बस हो गया। इसका कर लो गुणा, कितना आ जाएगा, ये जो है कितना है, 2 3 बार है ना, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तियां 8 त्रिक 24 गुणे 5 तियां 15 बचा, ये भी गुणा कर लो, 15 चौके 60, 6 बचा, 15 दूनी 30, 30 6 36, तो 360 आ गया लासा। ठीक, चलिए नोट करिए। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग, चुप, चुप रहो ना, अब खिलखिला मारा भी एक थपड़ा पे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से 272 और 1032 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से लगाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सरल तरीका, ये काम आप कीजिए रफ पे। क्या, इतने में ये बड़ी वाली संख्या में छोटी संख्या से भाग दीजिए, ऐसे लगाते हो ना, तो भाग 2, इसमें कितना बार जाएगा, 2 3 4, 4 दूना ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाइए, 3 दूना 6 और 3 से भाग दीजिए, गुणा कीजिए, इसमें 7 त्रिक 21 और 3 दूनी 6, 6 2 8। अब इसको घटा लीजिए, कितना आएगा, 12 में से 6 गए 6 बचा, यहाँ बचेगा कितना, 2 में से 1 गए 1 और ये बचा, 10 में से 8 गए 2, ये बच गया। ठीक, अब इसको देखिए एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम हल करेंगे इसको इस प्रकार से। देखिए ये सवाल यहाँ पहले लिखेंगे 1032। ठीक, 1032 जो है ये कैसे आएगा समझिए, ये आएगा, ये 3 से इसमें गुणा कीजिए, 3 से इसमें गुणा कीजिए, 3 गुणे 272 धन 200 कितना है 16 हो गया ये। ठीक, इतना लिखने के बाद अब आगे देखिए 772, इसको आगे लिखिए, 272 कितना है, 272 गुणे 3 धन इतना। ठीक, अब इसी प्रकार से देखिए इसमें अब भाग देंगे, इसमें अब भाग देंगे, जैसे हम मासा ज्ञात करते हैं, इसको रफे काम करिए, यही इसमें लिख दीजिए एल्गोरिदम में। ठीक, तो अब कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा है ना, तो 6 1 2 हो गया। अब घटाइए, इसमें 6 बचा
और ये बचा 6 में से 1 गए 5, बस इतना बचेगा। अब इसको कितना लिखेंगे बताइए, ये कितना है, देखिए यही वाला बराबर करके लिखे थे ना, इसमें कितना लिखेंगे 272। दूसरे स्टेप में, स्टेप 2 में 272 बराबर कितना आया है, ये यहाँ वाला 216 गुणे 1 धन जितना शेष बचा है 56, ये लिख, जिससे भाग दिए इतना गुणे 1 धन ये, ठीक, इतना गुणे 1 धन 1, ठीक, जैसे यहाँ लिखे थे 272 गुणे 3 धन इतना, ठीक। उसी प्रकार से अब अगला स्टेप क्या होगा, इसमें इससे भाग दीजिए 216, ठीक। अब इससे भाग देंगे कितना बार जाएगा, 5 चौक 4 बार जाएगा, नहीं 6 चौक 24 और 5 चौक ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाइए तो कितना होगा, 6 तिरिक 18 और 5 तियाँ 15 1 16। अब ये घटा दीजिए, 16 में से 8 गए 8 और ये बचेगा कितना, ये बचा 0 हो जाएगा 10, 10 में से 6 गए 4, 48 बच गया। अब इसको कितना लिखेंगे, 200, बताइए कितना होगा, 216 बराबर 56 गुणे 3 धन 48, ये हो गया 56 गुणे 3 धन 48 हो गया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, ये 48 से भाग दीजिए अब 56 में, तो कितना, एक बार जाएगा, यहाँ लिखेंगे 48, घटा दीजिए, इसमें कितना मिलेगा 6 8, 16 में से 8 गए 8, बस 8 बचेगा। अब इसको कितना लिखेंगे, 56 बराबर, तीसरा स्टेप 56 बराबर कितना लिखेंगे, 48 गुणे 1 धन 8, लिख लो 48 गुणे 1 धन 8 हो गया। अब अगला स्टेप 8 से भाग दीजिए 48 में ना, कितना बार जाएगा, 8 8 छक 48, ये हो गया। अब कितना लिखेंगे इसको, देखिए 48 बराबर कितना, 8 गुणे 6 धन 0, यहाँ कुछ नहीं 0, तो हो जाएगा 8 गुणे 6 धन 0, तो लासा कितना हो गया, मासा कितना हो गया 8, यही 8 इसका आ गया मासा, तो यहाँ लिख दीजिए मासा बराबर 8 हो गया, ठीक। एल्गोरिदम के प्रयोग से ये इस प्रकार से महत्तम समापवर्तक मिल गया, ठीक। चलिए अगला देखिए इसके बाद, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। संख्या 0.666 को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। इसको P/Q के रूप में लिखना है ना, ये देखिए डॉट डॉट लगा, इसका मतलब 6 ये बार बार आएगा, चाहे जितनी बार 6 लिख लो, है ना। तो इसको देखिए हल कैसे करेंगे, मान लेंगे पहले, माना x बराबर 0.66 डॉट डॉट ऐसे कर लो, ठीक। अब क्या करो कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दो, दोनों पक्षों में कितने से, 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर। अब कर लीजिए गुणा, कितना आएगा 10x, इसको मान लीजिए समीकरण 1, और 10x 10 से गुणा करेंगे, 1 अंक दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 6.66, चाहे जितनी बार 6 लिखो ना, डॉट डॉट, ये कितना, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब घटा दीजिए कितना आएगा, तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 ऊपर लिख दो, चलो हम पूरा स्टेप वाइज लगा रहे हैं ना, छोड़े के नहीं कुछ, ये डॉट डॉट, पहला समीकरण ऐसे लिख लो 0.666 इस प्रकार से, ठीक, डॉट डॉट करके। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना, 10x में से 1x घटाओ, कितना मिलेगा 9x। अब इसको घटा लीजिए, देखिए कितना मिलेगा 0 0, जितना 6 उतना 0, अब दशमलव, ये 6 में से 0 घटाइए 6 आ गया, है ना। तो इसी को लिखेंगे 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, तो ये x बराबर P/Q के रूप में हो गया 2/3, ठीक, बन गया P/Q के रूप में, ठीक। चलिए नोट करिए, अगला देखते हैं इसके बाद। चलिए चौथा सवाल देखिए, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या है। देखिए 4 ऑप्शन हमने दिया है, इसमें से कौन सा शांत दशमलव संख्या है, तो ये देखिए, ये 7 घाते 5 है ना,
इसमें 7 आ गया, मतलब 2 पावर m 5 पावर n के रूप का नहीं है। जो होगा इस रूप में वो शांत दशमलव होगा, जो जिसका हर इस रूप में नहीं होगा वो अशांत दशमलव होगा, यानी शांत दशमलव में नहीं होगा। तो इसमें देखिए 2 5 के अलावा 7 भी तो है, वो भी 7 की घात 5 है, तो ये कटने की संभावना भी नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा है। और यहाँ देखिए 17 दिया हुआ है, ये भी शांत नहीं होगा क्योंकि 2 5 नहीं है। और यहाँ देखिए इसमें ये देखिए 77 ना, 7 से दोनों कट जाएगा, चलिए नहीं काटते हैं मान लो, तो ये 21 को लिखते हैं 2 × 7 × 2 × 5 है ना, 21 × 10, 10 को लिखेंगे 2 5, तो ये देखिए बन गया 77 बटे, अब देखिए 2 की 2 घात और एक 5 और एक 7 भी है, यहाँ 7 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब 2 पावर m 5 पावर n के रूप का नहीं है, लेकिन ये 7 से कट रहा है ना, तो 7 से काट दो इसको, ये 11 हो गया। तो 11 बटे 2 की घात 2 और 5 की घात 1, इसका मतलब 2 पावर m 5 पावर n के रूप का बन गया। इसका मतलब इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसको भी चेक कर लो, इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये शांत, इसका प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। ये हो गया 13, ब्लैक से लगाइए, तो 13 बटे 31 25 है, तो 31 25 का क्या करेंगे, गुणनखंड करिए, 5 से काटिए, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 1 5 दूनी 10 25 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से काट दीजिए 5 है ना, ये 5, तो कितनी बार आया, 5 बार आया है ना। तो इसको लिखेंगे 13 बटे 5 की घात कितना, 5 हो गया। ठीक, अब इसमें लिख सकते हैं यहाँ 2 की घात 0, इसका मतलब 2 पावर m 5 पावर n के रूप का ये है, इसका मतलब इसका भी प्रसार शांत होगा, इसका भी प्रसार शांत होगा। तो कौन सा ऑप्शन लगाएं इसमें, 7 तरीके 21, यहाँ गड़बड़ हो गया, 7 तरीके 21, ये 3 होगा ना, ये 21 को लिखेंगे 7 तरीके 21 है ना, तो यहाँ 3 भी आ गया, मान लीजिए 7 तो कट गया लेकिन 3 भी तो आया है ना, इसका मतलब यहाँ बनेगा क्या, 2 × 3 और 2 × 3, तो ये इस रूप में नहीं है, 2 पावर m 5 पावर n के रूप का नहीं है ये, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाला देखिए बन गया इस रूप में, इसका मतलब इसका प्रसार शांत होगा, ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक, ये वाला ठीक। अब यदि दशमलव में इसको बदलना है तो क्या करेंगे, देखिए घात बराबर करते हैं, यदि दशमलव में बदलना है तो इसमें 2 की घात, ये 5 की घात 5 है, तो 2 की घात 5 भी कर लो, तो 2 की घात 5 से नीचे गुणा करोगे तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ऊपर सरल कर लो तो आएगा 13 × 2 की घात कितना आएगा, 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो ये आ गया 32 बटे 5 कितनी बार है, 5 5 बार है, 2 भी 5 बार हो गया, तो ये आ गया 10 घाते 5, ये गुणा कर लीजिए, 13 दूनी 26 हासिल 2 13 39, जोड़ लीजिए 9 2 11 3 1 4 बटे 10 की घात 5। ठीक, अब 5 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, 4 1 6 1 2 3 4 5 हो गया। यदि दशमलव में बदलना हो तो ऐसे करेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। q कोई पूर्णांक है। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, जैसे भाग से हम समझेंगे तो आसानी से आएगा। जैसे 16 भागे मान लो 3 कर दिए हम, तो 3 5 15, ये एक शेष बचा, तो इसमें जो शेष बचा है उसको रिमाइंडर r कहते हैं। यहाँ जो है b मान लेते हैं, इसको q और इसको a। ठीक, तो यहाँ से हम 16 बराबर क्या लिखते हैं, 16 बराबर क्या लिखते हैं, 3 × 5 धन 1, यानी a बराबर क्या होगा, a बराबर BQ + R, BQ + R, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि a और b क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। तो यही सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना a तथा b क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। a तथा b क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। फिर लिखिए यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका क्या बन जाएगा यहाँ से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। और यहाँ b बराबर, देखिए इसमें b बराबर कितना है 2, यहाँ b बराबर कितना हो गया 2। अब जब b बराबर 2 हो गया तो r कितना होगा, अतः r, समझिए b बराबर, देखिए अगर 3 है तो नीचे जो शेष है ये 3 से छोटा ही होगा, जो शेष होगा यहाँ वो 3 से छोटा होगा, है ना। तो r का मान कितना मिलेगा, 3 से कम मिलेगा इस स्थिति में। और यदि b का मान 2 हो गया तो यहाँ r का मान कितना हो जाएगा, 2 से कम होगा। यानी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 ज़्यादा बार तब ले जाएंगे अगर 2 हो गया तो, ठीक। तो r का मान यहाँ लिखेंगे b बराबर 2, r बराबर 0 और 1, ठीक। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे कि इसमें b का मान 2 रख लीजिए। अब बन जाएगा हमारा, देखिए केस 1 बनेगा, यहाँ लिख लीजिए, अतः एक लाइन और लिख लीजिए, यह मान रखने पर, या a बराबर लिख लीजिए डायरेक्ट, a बराबर b का मान 2 रखिए, 2q प्लस r, ठीक। अब केस 1 पहली स्थिति लगाइए, क्या बनेगा, केस 1 पहली स्थिति में r का मान 0 रख दीजिए। केस 1 जब r बराबर 0, तो जब r बराबर 0 तो a बराबर कितना मिला, 2q प्लस 0 लिखना नहीं है, 0 नहीं लिखना है। अब ये देखिए 2q जो है ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं, यहां लिखेंगे यह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, ये बताइए, 2 से विभाजित है। अब अगर 2 से विभाजित हो रही तो यह संख्या सम होगी विषम होगी, यहां लगाइए, चूंकि यहां लगाइए, इसलिए यहां से क्या मिल जाएगा, 2q क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है, या लिखिए धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक। ये मिल गया। अब देखिए, अब कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का है, 2q के रूप का है, पहली बात सिद्ध हो गई। अब इसी प्रकार से दूसरी स्थिति लगा दीजिए, यहां लिखेंगे केस 2। केस 2 में क्या होगा, केस सेकेंड, यहां जब r बराबर, क्या लिखेंगे, r बराबर अब कितना लिखना है, 1। जब r बराबर 1 तब a बराबर कितना होगा, a बराबर 2q प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, 2q प्लस 1। अब ये बताइए कि ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है, चूंकि 1 भी जुड़ा हुआ है, विभाजित नहीं है। और जब विभाजित नहीं है इसलिए 2q प्लस 1 क्या बन जाएगा, धनात्मक क्या, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में हो गया। बस यही सिद्ध करना था, यहाँ लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, जो भी लिखना है, ठीक। चलिए अगला देखिए इसके बाद, चलिए छठवां सवाल देखते हैं। सिद्ध कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसमें देखिए √2 की जगह 3, 5, 7 कुछ भी करके आ जाए, इसी तरीके से लगाइए, ठीक। कैसे सिद्ध कीजिए, कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है ना। तो हम यहां से हल इस प्रकार से शुरू करेंगे, एक अपरिमेय संख्या है तो इसके विपरीत, इसके विपरीत मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः अब अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या वाला गुण भी होना चाहिए। परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पहले लिखिए q इज नॉट इज इक्वल टू 0, q 0 नहीं होगा, p व q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं, ऐसे ले लीजिए, p व q सह अभाज्य संख्या है।
P व Q सहअभाज्य संख्या ऐसे लिखिए, या P व Q का एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। एक के अतिरिक्त दोनों एक साथ किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त एक साथ किसी और से न कटें। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लीजिए, √2q बराबर p। ठीक, फिर दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए, वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2q² बराबर p², ये मिल गया। अब देखिए ध्यान से, p² बराबर 2q², इसका मतलब p², देखिए समझिए, कोई भी संख्या जैसे 16 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे कुछ भी, है ना, 2 गुणे 8 लिख दो, चलो। तो इसका मतलब ये 16 जो है 2 से कट जाएगी, नहीं कट जाएगी, 16 2 से कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी। जैसे 15 को हम लिख दिए 3 गुणे 5, तो ये 15 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, और 5 से भी कटेगा। तो इसका मतलब अगर 3 गुणे 5 लिखे हैं तो ये 3 से भी कटेगा 15 और 5 से भी कटेगा। उसी प्रकार से 2 गुणे q² बराबर p² है, तो इसका मतलब p² जो है ये 2 से कटेगा। यहां लिखेंगे अतः p² 2 से विभाजित है, p² 2 से विभाजित है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा, इतना लिखिए। अब इसके बाद इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक, अब देखिए p अगर 2 से विभाजित है तो इसका मतलब p को हम लिख सकते हैं 2 गुणे कुछ, है कि नहीं। जैसे समझिए, अभी हमने बताया 15 जो है ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, 15 3 से विभाजित है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 गुणे 5, यानी 3 गुणे कुछ लिखेंगे तभी तो 15 आएगा। अगर 3 से ये विभाजित है तो 3 गुणे कुछ लिखना पड़ेगा। तो वैसे p 2 से विभाजित है तो इसलिए यहाँ हो जाएगा क्या, p बराबर 2k, कुछ मतलब k लिख दे रहे हैं हम, इसको मान लेंगे, या डायरेक्ट यह करिए, इसको मानिए समीकरण 1, इसको 2। ठीक, यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चलिए यही लिखते हैं, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए तो क्या मिलेगा, सहअभाज्य संख्या है, चलिए यहीं लगा देते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा भैया, रखो 2q² बराबर p की जगह 2k रखना है, तो 2k का होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व कर लीजिए, 2q² बराबर 4k²। ठीक है, तो यहाँ से 2 से इसको काट दीजिए, तो यहाँ से मिल गया q² बराबर क्या, q² बराबर 2k²। अब देखिए 2 गुणे कुछ मिला है ना q² बराबर, तो इसका मतलब जैसे वहाँ लिखे थे सेम वही स्टेप ना, जैसे 2q² बराबर p² आया था, वैसे 2k² बराबर q² आया है। तो यहाँ लिखे थे p² 2 से विभाजित है, अतः p भी 2 से विभाजित होगा, वही बात यहाँ भी लिखनी है। यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए, अतः q² 2 से क्या विभाजित है। ठीक है, विभाजित है, इसलिए q 2 से भी विभाजित होगा, विभाजित होगा। इसको मानिए समीकरण कितना, 3। अब देखिए समीकरण 2 और 3 से क्या मिल गया, ये यहां से सेपरेट कर लो। समीकरण 2 और 3 से क्या मिला, समीकरण 2 व 3 से क्या मिला भाई, देखो 2 जो है 3 को भी काट रहा है, और 2 जो है q को p को भी काट रहा है, और q को भी काट रहा है। इसका मतलब यहां मिल गया कि p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक के अतिरिक्त किसी से कट रही है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, जो अभी बताया से स्पष्ट है, 2 p व q दोनों को
विभाजित करती है, दोनों को विभाजित करती है, जो हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास है, हमारी कल्पना का विरोधाभास है यानी उल्टा है। अतः कर्ण 2 एक परिमेय संख्या है। बस हो गया। ठीक, चलिए 7वां सवाल देखते हैं। P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है ना, अद्वितीय हल है, इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। अब यहां हमको मिल गया क्या, लिखेंगे यहां a1 बराबर कितना 4, b1 2, a1 इसको मानिए a2 ना, a1 a2। अब यहाँ से हो गया b1 बराबर p और b2 बराबर कितना 2, फिर c1 कितना मिला 8 और c2 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यदि अद्वितीय हल है, यहाँ लिखेंगे अद्वितीय हल है। अतः जब अद्वितीय हल है, या कहेंगे अद्वितीय हल के लिए, ज़्यादा ठीक लगेगा, अद्वितीय हल के लिए क्या मिलेगा, a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2। ये बराबर नहीं है तो क्या होता, केवल एक हल होता। तीनों बराबर होते हैं तो अनेक हल होते हैं, यानी संपाती होती रेखा। और यदि पहला वाला बराबर हो, बाद वाला बराबर ना हो, तो क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक, पहला वाला बराबर मतलब a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 के, और ये तीसरा वाला बराबर नहीं होगा, तो क्या होंगे, समांतर। ठीक, और यदि तीनों बराबर हो जाएं तो संपाती होती हैं, एक ही पर होकर जाती हैं। ये पहला वाला ये बराबर ना हो तो क्या होता है, प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी अद्वितीय हल होता है। तो इसमें अद्वितीय हल है, इसी मान रख दीजिए। a1 कितना 4/a2 2 नॉट इज इक्वल टू b1 p और b2 2 हो गया, तिरछा गुणा कर लीजिए, 2 2 काट दीजिए, तो p इज नॉट इक्वल टू 4। ये आ गया उत्तर। चलिए अगला लगाइए। ये 8वां सवाल देखते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म, ये kx प्लस वाई, और इसको जो है इधर कर लीजिए -k² इज इक्वल टू 0 है ना, और x प्लस ky प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के अंततः अनेक हल हैं। अभी बताया पिछले सवाल में, अनेक हल हैं तो सभी बराबर होंगे, सभी मतलब अनुपात बराबर होंगे। तो लिखिए यहाँ, जहाँ लिखा रहा, यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ a1 बराबर k, a2 बराबर 1, x में 1 का गुणा। अब इधर b1 बराबर 1, b2 बराबर k हो गया, c1 कितना हो गया -k² और c2 हो गया 1। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे अंततः अनेक हल हैं, इसे अंततः अनेक हल हैं। अतः अनेक हल हैं तो क्या होगा, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तीनों बराबर होगा। इसी मान रख दीजिए, कितना मिलेगा, k/1 बराबर 1/k बराबर -k²/1। तो एक बार इसको बराबर कर लीजिए, यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा k² बराबर 1 है ना, k² बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से k बराबर √1, तो k का मान आ गया +-1। ठीक, बस हो गया। चलिए 9वां सवाल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल है ना, इसमें अद्वितीय हल है, ये सिद्ध करना है, और वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है इसको। ठीक, तो चलिए चेक कीजिए, इसमें कैसे चेक करेंगे, लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 2 और a2 बराबर 6, a1 2 हो गया, b1 3 और c1, अब 7 को इधर करेंगे -7 हो जाएगा है ना, इसको इधर करके लिख लीजिए एक बार। तो फिर b2 कितना हो जाएगा 5 और ये 11 इधर आएगा, c2 बराबर -11। ठीक है,
देखिए इसको इस प्रकार से लिखते हैं 2x + 3y - 7 = 0 और इसको 6x + 5y - 11 = 0 ऐसे लिख करके फिर तुलना कीजिए ना, a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक, अब देखिए यहाँ चेक कीजिए a1/a2 का मान निकालिए, फिर b1/b2 का मान, फिर c1/c2 का मान। ये सभी मान हमको ज्ञात करना है। कैसे? रखिए 2/6 काट दीजिए, 1/3 आ गया। ठीक, ये निकालिए b1/b2 5, ये 3/5, ये तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर नहीं, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिखिए a1/a2 ≠ b1/b2, अतः क्या कह रहे हैं, समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल है। अतः समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। ठीक, ये सिद्ध हो गया। अब वज्र गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करना है हमको। तो हल कीजिए, कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए। पहले लिखिए यक्स बटे, अब यक्स वाला देखिए ये तरीका बहुत आसान है, यक्स वाला बंद कर लीजिए, बाकी सब लिख लीजिए क्रम से। क्या? 3 और 5। ठीक, ये हो गया। इसके बाद बचा क्या? -7 - 11, -7 - 11 हो गया। अब बराबर y वाला आप बंद करिए, आगे वाला क्रमशः इसे करके लिखेंगे। y वाला बंद कीजिए, क्या मिलेगा? -7 11 -7 - 11, ये हो गया। इसके बाद 2 और 6 है, तो 2 6 लिख लीजिए, फिर बराबर 1 बटे, अब ये नियतांक वाला पद बंद करिए, तो पहले क्या लिखेंगे? 2 6 3 5, 2 6 3 और 5 है ना। अब क्या करेंगे? इसका तिरछा करेंगे गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका ऐसे। ठीक, वज्र गुणन हो गया। बस यही सॉल्व कर लीजिए इसको। कैसे करेंगे? यक्स बटे 11 3 33 -33 हो गया, फिर माइनस लगा दीजिए। यहाँ माइनस लगाने के बाद इसका गुणा कीजिए, 7 × 5 = -35 आएगा, तो ये माइनस पहले से है, +35 हो गया, बराबर y बटे 7 × 42 -42, फिर माइनस लगा दीजिए, 11 दूनी 22 -22 हो गया, +22 यहाँ हो जाएगा। अब 1/5 दूना 10 -6 × 18। ठीक, अब यहाँ से मिल गया यक्स बटे 35 में से घटाइए, आ गया 2, बराबर y बटे कितना आएगा? 0, 4 में से 2 गए 2, माइनस में आया ये, बराबर 1/18 में से 10 घटा लीजिए, -8। ठीक, अब एक बार यक्स वाला इसके बराबर कर लीजिए, एक बार y वाला। तो यहाँ से जब करेंगे, लिखिए जब यक्स बटे 2 बराबर 1/-8, तो ये काट दीजिए, 4 आएगा, तो कितना बना? यक्स बराबर -1/4, यक्स का मान मिल गया। फिर लिखिए जब y बटे -20 बराबर -1/8 है ना, तो इसको 4 से काटें, चलिए गुणा कर लीजिए। पहले माइनस दोनों तरफ माइनस हट जाएगा, 8 गुणा y में 8y बराबर 20, तो y बराबर हो गया 20/8। ये 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 × 5 = 20, तो y का मान कितना मिल गया? y बराबर मिल जाएगा 5/2 हो गया ये यक्स का मान और ये y का मान। ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये 10वां सवाल देखते हैं। समीकरण के युग्म को हल कीजिए। ये 2 समीकरण दिया हुआ, इसको हल करना है। तो इसमें ध्यान से देखिए, 3x धन y इसमें भी है, इसमें भी है, 3x ऋण y इसमें भी है, इसमें भी है। तो क्या करेंगे? बटे में है, तो मान लीजिए कि 1/3x धन y बराबर, लिखिए यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ इतना बराबर a, समीकरण 1 मान लीजिए, और 3x - y बराबर b, समीकरण 2 मान लीजिए। अब ये रख करके समीकरण बनाइए, तो क्या होगा? 2a हो गया, और धन इतने की जगह क्या हो जाएगा? b बराबर 1, समीकरण 3 हो गया ये। अब यहाँ रखिए, इतने की जगह क्या लिखेंगे? a -2 क्या b, इतने का मान b है, बराबर -3/4, ये हो गया समीकरण 4। अब क्या करेंगे? देखिए इसमें b, यहाँ 1 b है, यहाँ 2 b है, तो 2 से सब में गुणा करेंगे तो b हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से करिए समीकरण
3 में 2 से गुणा करके क्या करने पर, समीकरण 4 में जोड़ने पर, ये प्लस माइनस जोड़ देंगे कट जाएगा, में जोड़ने पर, समीकरण 4 में जोड़ने पर। चलिए गुणा कीजिए, 2 से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 2 से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4a और धन 2b बराबर 2 से इसमें गुणा कर लीजिए, ये आ गया। यहाँ नीचे इसको उतार लीजिए, a माइनस 2b इज इक्वल टू -3/4। ठीक है, अब ये जोड़ेंगे तो 2b कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया 5a बराबर 2 - 3/4। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, 4 दूना 8 -3/4, तो ये हो गया 5a बराबर, 8 में से 5 घटाइए, 3 घटाइए 5 आएगा, 5/4। तो यहाँ a बराबर 5/4। अब देखिए 5 नीचे आएगा ना, 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो गया 1/4। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये ठीक है ना, चलिए एक बार मिला लेते हैं फिर से। a कितना है, 2a हो गया प्लस b 1, यहाँ a माइनस 2b माइनस 3/4। अब 2 से गुणा किए, ये आ गया सब में। अब इसको नीचे उतार लिए, ठीक, ये इतना उतार लिए। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 5a है ना, यहाँ 2 - 3/4, 4 दूना 8, 8 से -3 4 हो गया, तो यहाँ से आ गया 5/4, ये बटे में हो गया 4, 1/4। ठीक, अब क्या करेंगे, a का यही मान कहीं रख लीजिए, समीकरण 3 में रखिए। समीकरण 3 में a का मान रखने पर, ये रखिए, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में रखिए, क्या मिलेगा, 2 गुणे a का मान 1/4 धन b बराबर 1, तो ये काट दीजिए, 2 हो गया, 1/2 बराबर b, तो यहाँ से आएगा क्या, 1 है ना, तो b सॉल्व कर लीजिए। अब तो कितना बनेगा, b बराबर क्या मिलेगा, 1/2 इधर करो, -1/2, तो 2 - 1/2, तो आ जाएगा 1/2। अब a और b का मान मिल गया, यही मान समीकरण 1 और 2 में रख लीजिए। समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा, 1/3x धन y बराबर, a का मान कितना मिला है, ये है 1/4, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 3x धन y बराबर 4। समीकरण ये बन गया चौथा, 5वां। अब फिर समीकरण 2 में रखिए b का मान, तो कितना मिलेगा, 1/3x माइनस y बराबर, b का मान कितना है, 1/2, यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस y बराबर 2। समीकरण 6 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 5 और 6 को हल कीजिए, इसमें प्लस y है माइनस y है, जब जोड़ देंगे तो y कट जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 5 व 6 को क्या करने पर, जोड़ने पर। अब जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा, 3x धन y बराबर 4, और यहाँ कितना है, 3x माइनस y बराबर 2। अब y कैंसिल हो गया, 3 3 6 बराबर, देखिए 6x होगा ना, बराबर 4 2 6, तो x बराबर 6/6 कट गया, कितना आया x का मान, 1, यहाँ x का मान मिल गया 1। अब x का मान समीकरण 4 चाहे 5 में रख दीजिए, 5 या 6 में रख दीजिए। यहाँ से लिखेंगे क्या, समीकरण x का यह मान, x का यह मान, समीकरण किस में रखें, 5 में रख दीजिए, 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखिए, तो 3 गुणे x का मान 1 धन y बराबर, यही ना, 3 गुणे 1 धन y बराबर 4, ये हो गया 3 धन y बराबर 4, तो y बराबर 4 माइनस 3, तो y का मान आ गया 1। ठीक, x और y दोनों 1 हो गया, है ना, उत्तर कितना मिला, 1,1। ठीक, चलिए नोट करिए, अगला देखिए। चलिए 11वां सवाल देखते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः
40 सेमी और 60 सेमी है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना। समझिए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो संगत भुजाओं के अनुपातों के बराबर होता है। समझिए, जैसे यहाँ हम लिख लें एक त्रिभुज ऐसे बना लीजिए ABC और दूसरा PQR, समझने के लिए है ना, PQR। तो इसका जो है परिमाप 40 सेमी दिया हुआ है और इसका 60 सेमी दिया हुआ, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये हमको निकालना है। और हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब अगर भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, समरूप त्रिभुज है तो सभी भुजाओं के योग जो है वही परिमाप होता है ना, वही परिमाप होता है। इसका मतलब परिमाप के वर्ग के भी अनुपात के बराबर होगा। यानी यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप का वर्ग बटे त्रिभुज PQR का परिमाप का वर्ग, बस यहीं रख दीजिए, आ जाएगा। अब कितना रखेंगे, ABC का परिमाप कितना है 40 और PQR का 60, स्क्वायर कर दीजिए, देखिए 0 0 कट गया, 2 से काट दो इसको, 2 दूना 4, 2 3 6, तो कितना मिला 2/3 का स्क्वायर। अब इसको जो है सॉल्व कर लो, 4:9 हो गया, 2 दूना 4, 3 3 9, तो ये 4:9 आ गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, DBC का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए इतना, है ना। तो सबसे पहले जो भी दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है क्या कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, क्या है, या डायरेक्ट ऐसे लिख दिए त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, BC का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु D है। ठीक, अब ऐसा त्रिभुज बना लीजिए। अच्छा, यहीं सिद्ध करना है जो, उसको भी लिख लीजिए। सिद्ध करना है हमको क्या, AC स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर, ये सिद्ध करना है, ये ले आना हमको। अब क्या करेंगे, चित्र बना लीजिए क्रम से। ABC समकोण है, ABC समकोण है, ये ABC। अब BC का मध्य बिंदु क्या है, D। BC का मध्य बिंदु यहाँ D मान लेंगे। अब D मध्य बिंदु है तो BD और DC दोनों बराबर होगा, है कि नहीं। ये इसको मिला दीजिए, अब ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब उपपत्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या होगा, प्रमाण देना होगा। उपपत्ति मतलब प्रमाण देंगे हम। त्रिभुज ABC, देखिए ABC में क्या है, ABC में B समकोण है ना, तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण कौन होगा, AC। AC का वर्ग बराबर, ये देखिए कर्ण का वर्ग लंब धन आधार, AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, AC स्क्वायर करके हमको लाना है, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक, अब इसके बाद देखिए AD भी ले आना है, तो AD वाला त्रिभुज ले लीजिए, ये भी समकोण त्रिभुज है, ABD। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABD में ना, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या होगा, चलिए यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, इसमें देखिए AD कर्ण है, तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर, देखिए कर्ण का वर्ग लंब धन आधार, लंब कितना AB धन आधार BD हो जाएगा इतने के लिए। अब हमको क्या हटाना है, क्या ले आना है, ये समझिए। AD भी ले आना है और AB भी ले आना है, इसको डिस्टर्ब मत करो। अब BD को हटाना, हमको BD को हटाना है, तो BD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए BC दिया, इसको भी हटाना है, तो यहाँ BC का मान निकाल लेंगे, मतलब BD का मान निकालेंगे BC के रूप में। तो चूंकि यहाँ देखिए क्या होगा, BD बराबर क्या हो जाएगा, पूरा BC का आधा होगा कि नहीं, चूंकि D मध्य बिंदु है, अगर मिड पॉइंट है D तो BC का मध्य बिंदु D है, तो जितना BD होगा उतने DC होगा, और BC का आधा ये होगा BD। तो BD बराबर हो जाएगा BC बटे
2। अब रख दीजिए इसी में, तो हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BD की जगह कितना लिखें, BC बटे 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस ये हो गया BC स्क्वायर बटे 2 दूना 4। अब 4 से सब में गुणा कर दीजिए, तो आ गया 4AD स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए BC का स्क्वायर का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ से BC स्क्वायर या करके लिखेंगे हर लाइन में, है ना, या इतना या इतना, या BC स्क्वायर बराबर कितना होगा, देखिए BC स्क्वायर इसको उधर करना है, 4AD स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर। अब यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में ये मान रखिए, क्या मिलेगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, है ना, और प्लस AB स्क्वायर हो गया। अब BC की जगह ये पूरा मान रखना हमको, 4AD स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर। अब देखिए 4AB स्क्वायर माइनस में है, ये प्लस में है, इसको घटा दीजिए तो जो लाना है वो आ गया, है ना, आ गया। तो AC स्क्वायर बराबर यहाँ लिखिए 4AD स्क्वायर। अब 4 में से 1 घटा दीजिए, 4 में से 1 घटेगा कितना आएगा, 3AB स्क्वायर। ठीक, ये हो गया प्रूफ। ठीक, इति सिद्धम यहाँ लिखेंगे, ये हो गया हमारा सवाल। ठीक, चलिए अगला देखते हैं इसके बाद। चलिए अब 13वां सवाल देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x धन 5 बराबर 0 के मूल हों तो इतने का मान ज्ञात करना है ना। तो अब देखिए मूल दिया हुआ है तो हम इसकी सहायता से मूलों का योग और गुणनफल निकाल सकते हैं ना। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x धन 5 बराबर कितना, 0 की तुलना किससे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, है ना। तुलना कीजिए तो क्या मिलेगा, a बराबर a की जगह 2 और b बराबर -3, c बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब देखिए मूलों का योग और गुणनफल निकाल लीजिए। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब मूल अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान -3 बटे ए 2 हो गया। तो यहाँ से मिला अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 बटे 2। अब नीचे लिखिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा, और ये होता है c अपान ए। क्या होता है, c अपान ए, और c अपान ए कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर c का मान 5 और a 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। हमको निकालना क्या है, हमको ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, है ना। ये मान निकालना, तो अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए यहाँ से, इसको लिखिए या अल्फा बीटा, यहाँ से बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब मान रख दो, अल्फा बीटा कितना 5 बटे 2 गुणे अल्फा प्लस बीटा 3 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 5 तियाँ 15 बटे 4, बस आ गया मान। चलिए नोट करिए इसको, अगला देखते हैं इसके बाद। ये अगला सवाल देखते हैं, यम के किन मानों के लिए समीकरण इतने के मूल समान है। इस द्विघात समीकरण के मूल समान कब होंगे, जब विविक्तकर शून्य होगा। तो विविक्तकर शून्य होगा तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसकी तुलना करेंगे, की तुलना किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, और जब तुलना कर देंगे तो a का मान कितना मिल जाएगा, देखिए ax स्क्वायर इसमें कितना है m प्लस 1 और b x लिखा हुआ है तो b की जगह देखिए कितना है 2m प्लस 3 हो गया, और c का मान कितना है 2m प्लस 3। ठीक, a b c मिल गया। अब यहाँ लिखेंगे मूल समान है अतः विविक्तकर शून्य होगा, मूल समान है अतः
विविक्त कर क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, तो यहाँ से निकालिए विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b का मान यहाँ रख दीजिए 2m+3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है m+1, ध्यान से देखो, और c कितना है 2m+3 इज इक्वल टू 0। ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। देखिए 2 दूना 4 हो गया, m+3 का होल स्क्वायर, इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर प्रसार कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 और प्लस 2ab यानी 2ab, तो 3 दूना 6m आ जाएगा। अब माइनस 4, अब इसका भी गुणा कर लो, m का गुणा करेंगे पहले तो कितना आएगा 2m स्क्वायर, m का गुणा 3 में 3m हो गया, 1 का गुणा दोनों में कर लो 2m+3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब यहाँ से देखिए 4 दोनों में है और यहाँ 0 है, तो 4 से सब में भाग दीजिए, क्या मिलेगा m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m माइनस, अब माइनस से गुणा हो जाएगा इधर 2m स्क्वायर, अभी देखिए 3 2 5m, अब माइनस से गुणा करेंगे माइनस 5m और ये माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए m स्क्वायर 2 जगह है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2m स्क्वायर और इधर m स्क्वायर कितना मिलेगा माइनस m स्क्वायर हो गया। अब m वाला पद देखिए माइनस 5m और ये 6m कितना हो जाएगा, प्लस है ये माइनस है, तो प्लस में से माइनस इतना हो जाएगा, तो प्लस m मिल गया। और 9 माइनस 3 कितना हो गया 6 प्लस 6 बराबर 0, माइनस से गुणा करके इसको सीधा कर लो, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 बराबर 0, 3 दूना 6 गुणनखंड कर लो, तो माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 बराबर 0, तो m कामन ले लो, तो m माइनस 3 प्लस 2 कामन, तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m माइनस 3 दोनों में है, m माइनस 3 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो m बराबर 3 हो गया, और यहाँ से m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो m बराबर माइनस 2 हो जाएगा। तो देखिए m के मान ये मिल गए। 15वां सवाल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिंदु 1 2 4 y इतना और इतना इसी क्रम में एक क्रम में समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y का मान ज्ञात कीजिए। ये चारों बिंदु जो हैं ये चतुर्भुज के चारों क्रम से शीर्ष हैं, तो क्या करना है x y का मान निकालना। अब समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं मतलब AC का मध्य बिंदु O होगा और BD का मध्य बिंदु भी O ही होगा। तो हम यहां से क्या करेंगे AC का मध्य बिंदु O निकाल लेंगे, मध्य बिंदु O का निर्देशांक है ना, कितना होगा देखिए x1 प्लस x2 बाई 2 यानी x प्लस 1 चाहे 1 प्लस x बाई 2 कर लो, और इधर 6 धन 2 या 2 धन 6 चाहे जो आगे पीछे लिख सकते हो। ये हो गया O का निर्देशांक। O में देखिए x का मान इतना आ गया, y इतना आ गया। अब करेंगे BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक, यहाँ लिखिए BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक है ना। अब ये कितना हो जाएगा उसी प्रकार से y 4 धन 3 बटे 2 कामा y धन 5 बटे 2। ठीक, अब दोनों सेम चीज के निर्देशांक है, एक ही बिंदु के निर्देशांक है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो यहां से क्या करेंगे तुलना करने पर, क्या करने पर तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू ये कितना हुआ 7 बटे 2 बराबर करिए 2 2 काट दीजिए 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, तो x बराबर 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक, x का मान 6 आ गया। इसी तरीके से ये भी तुलना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा y प्लस 5 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2 बराबर कितना होगा 6 2 8, 8 बटे 2 काट दीजिए 4 आ गया, इधर गुणा कर लीजिए तो y धन 5 बराबर 8 या 2 2 ऐसे भी काट सकते थे, तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y का मान 3 मिल गया। तो x का मान 6 और y का मान 3। ठीक, तो चलिए लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से पूरा वीडियो देख लिए होंगे तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद
और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल लगा करके हम अगले वीडियो में देंगे।